करना चाह रही हैं, किस तरफ आप अपना करियर लेके जाना चाह रही हैं, क्या चल रहा है दिमाग में, या फिर डिसाइड ही नहीं किया? नहीं, अब ये तो हो नहीं सकता कि डिसाइड ना किया हो। फाइनल ईयर के हैं आप लोग, किस तरफ रह रहे हैं बच्चे यहाँ पे जो मैकेनिकल के स्पेशली हैं पैक के, तो वो किस तरफ मतलब जो कंपनीज कोर कंपनीज आती हैं उस तरफ ज्यादा इंटरेस्ट रहता है बच्चों का, या हाई पैकेजेस जो कंप्यूटर साइंस की कंपनीज दे रही हैं उस तरफ ज्यादा रहता है? किस तरफ ज्यादा रह रहा है? दोनों, दोनों तरफ ही रह रहा है। तो ये पैकेज देख के डिसाइड करते हो या फिर ये इंटरेस्ट के ऊपर भी होता है? पैकेज देख के डिसाइड करते हैं। तो लेकिन प्रिपेयर तो पहले से करना पड़ता होगा, कोडिंग कोडिंग वगैरह तो वो भी मांगते ही हैं। जब कंप्यूटर साइंस की कंपनी आ रही है तो कोडिंग तो वो भी मांगते होंगे, तो इमीडिएट तो प्रिपेयर नहीं हो पाता है। तो कौन सी लैंग्वेज के लिए ज्यादा वो प्रेफर करते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपसे? सी सी प्लस वगैरह, पाइथन वगैरह, जावा, यही? आप लोगों ने प्रोजेक्ट भी किए होंगे अपने बीटेक के लिए, बीटेक टाइम पे आपने प्रोजेक्ट भी किए होंगे, तो उसमें आपने कोडिंग का यूज किया होगा या नहीं किया? किया नहीं किया? देखिए मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। सी वी आर हैविंग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, सो फर्स्टली वी स्टार्टेड, क्योंकि मेरे को ये इंट्रोडक्शन अपना देना क्यों जरूरी है कि सो दैट कि आपके दिमाग में ये जाए कि जो सामने पर्सन बोल रहा है उसको इस चीज के बारे में पता है और कितना इन लोगों का इस चीज में एक्सपीरियंस है। दैट इज द रीजन व्हाई आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। अपने आप को नहीं करूंगा, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में करेंगे। सी 2011 वी स्टार्टेड इंजीनियर्स करियर पॉइंट, जो हमारा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ऑफलाइन के लिए। वी आर बेस्ड इन चंडीगढ़। हम लोग प्रिपरेशन करवाते हैं फॉर वेरियस एग्जाम्स लाइक गेट का प्रिपरेशन, इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रिपरेशन या स्टेट जेईई का प्रिपरेशन। देन इन 2017 वी स्टार्टेड दिस योरपीडिया। योरपीडिया वी स्टार्टेड इन नवंबर 2017 और योरपीडिया एक बहुत यूनिक वे में काम कर रहा है। स्पेशली वी आर गाइडिंग स्टूडेंट्स फॉर द हायर स्टडीज इंडिया और अब्रॉड। देयर इज नॉट इवन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। आप मेरे को खुद बता दीजिएगा कि जो आईटीज के प्रोफेसर के इंटरव्यूज कर रहे हैं, जो प्रोफेसर से ये पूछा कि अगर सपोज मास्टर्स का स्टूडेंट आपके अंडर को अप्लाई करता है या पीएचडी का स्टूडेंट अगर आपके अंडर को अप्लाई करता है तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होती है, स्टूडेंट को क्या कुछ नॉलेज होना चाहिए, वो क्या पढ़ के आए, इंटरव्यूज में क्या एक्सपेक्टेशन है और उसके बाद का उसका करियर फ्यूचर क्या है, ये कोई बात नहीं कर रहा, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। योरपीडिया इज डूइंग दैट और यहीं से ये एक बहुत यूनिक चीज है जो योरपीडिया कर रहा है। सेकेंड चीज, सेंडिंग स्टूडेंट्स अब्रॉड, फॉर दैट देयर इज अ प्लेटफॉर्म दैट इज नोन एज योरपीडिया ग्लोबल। हम लोग वी आर नॉट डूइंग द सेम वे दैट जैसा इस रीजन के अंदर हो रहा है कि तुम आइलेट्स लिखो, तुम टॉफल लिखो, तुम जीआरई लिखो, स्कोर लेके आओ, फिर तुम्हें ऑफर लेटर आएगा, फिर ये होगा वो होगा। ये तरीका नहीं है फॉरेन जाने का, क्योंकि जो लोग इस तरीके के लिए ये जो ऑप्शन ऑप्ट करते हैं वो सिर्फ जाना चाहते हैं, फॉर द सेक ऑफ गोइंग जाना चाहते हैं, पैसा लेके बैठे हैं, जाना चाहते हैं। योरपीडिया ग्लोबल एक बहुत यूनिक वे में काम कर रहा है कि जिसमें हमें स्टूडेंट्स को गाइड करना है टू गो अब्रॉड बट फॉर द गुड कॉलेजेस विद स्कॉलरशिप और अच्छे प्रोफेसर के पास। और उसका एक बहुत इजी प्रोसीजर है, हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग लगाते हैं जिसमें हम लोग स्टूडेंट का प्रोफाइल अकॉर्डिंगली हमें क्रिएट करना है। क्रिएट मतलब हमने कुछ भी उसमें गलत नहीं लिखना है, लेकिन हमें प्रोफाइल अकॉर्डिंगली क्रिएट करना है सो दैट कि जब आप किसी के अंडर अप्लाई करेंगे डायरेक्टली रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू, जब आप प्रोफेसर को मेल जाएगा कि सर दिस इज माय प्रोफाइल, आई हैव गॉन थ्रू योर प्रोफाइल, सो यू हैव डन दिस टाइप ऑफ वर्क। मैंने भी अपने बीटेक के दौरान एक प्रोजेक्ट किया था जिसमें मैंने ये चीज यूज किया था, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, तो दोनों का रिक्वायरमेंट मीट होता है, तो सर मैं आपके अंडर अप्लाई करना चाहता हूं फॉर द मास्टर्स प्रोग्राम या फिर पीएचडी प्रोग्राम के लिए, राइट। और बहुत स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, बहुत स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। उसी चीज के लिए योरपीडिया ग्लोबल जो है वो गाइड करता है आप लोगों को, राइट। सो ठीक है, एग्जाम प्रिपरेशन वगैरह वो एक पार्ट है, लेकिन वो भी बहुत बार जो है वो प्रोफेसर एग्जाम कर देता है कि ठीक है आप रहने दो, जीआरई रहने दो, तुम्हारा प्रोफाइल अच्छा है, मैं यूनिवर्सिटी को बोल दूंगा ठीक है नई रिक्वायरमेंट है, तो होता है। मतलब जैसे आईटीज के अंदर भी अगर आईटीज इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर प्रोफेसर वहां पे स्पेशली पीएचडी स्टूडेंट की हम बात करें तो अगर वो बोल दे कि ठीक है कोई बात नहीं मेरे को तेरा प्रोफाइल अच्छा है, तो यूनिवर्सिटी को बोल सकता है, आईटी को बोल सकता है कि ठीक है इसको गेट वगैरह का रिक्वायरमेंट नहीं, मेरे को डायरेक्टली चाहिए, मेरे पास प्रोजेक्ट है, फंडिंग में वहीं से देता रहूंगा। मतलब इस तरीके से सिस्टम चलता है और ये अब्रॉड में भी होता है और पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसा ही होता है। पीएचडी जो है पूरे वर्ल्ड वाइड फंडेड प्रोग्राम होते हैं, बिना स्कॉलरशिप के, बिना स्टाइपेंड के होता नहीं है। रीजन बिहाइंड क्योंकि ये एक जॉब ही होती है। हम इंडिया के अंदर ये बहुत सारी कंट्रीज तो उसको एक पीएचडी लिखते हैं, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज, बहुत यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो इसको एक जॉब ही प्रेजेंट करते हैं कि ये प्रोजेक्ट है, 4 साल का प्रोजेक्ट है, इतना आपको पर मंथ का स्कॉलरशिप मिलेगा, तो जो जो भी इंटरेस्टेड है इसके लिए वो अप्लाई करें। अब प्रोफेसर आपको क्यों रखेगा उस चीज के लिए, और ये मास्टर्स के लिए भी एप्लीकेबल है। दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर द मास्टर्स प्रोग्राम।
वो आपको क्यों प्रोफेसर आपको यस बोलेगा कि अगर उसको लगेगा नहीं यार मेरे पास प्रोजेक्ट है, मेरी रिक्वायरमेंट है, ये पर्सन जो अप्लाई कर रहा है इसने थोड़ा बहुत काम इससे रिलेटेड किया है, क्योंकि वो आप लोग भी चाहोगे, बीइंग लेट्स सपोज यू आर द प्रोफेसर, आपके पास प्रोजेक्ट है तो आप लोग कुछ पर्सन ढूंढ रहे हो कि जो इस प्रोजेक्ट में मेरे साथ काम कर सके, राइट। तो आप किसको यस बोलोगे? आप उसको यस बोलोगे जिसने उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो उसको आप यस कर दोगे। फिर उसके बाद इंटरव्यूज होंगे 2-4 और उसके बाद डन हो जाएगा। 3,000, 4,000, 5,000 यूएस डॉलर पर मंथ तक के स्टाइपेंड अवेलेबल है स्टूडेंट्स को, जो मिल रहे हैं, और वो मिल रहे हैं ग्लोबल के अंदर। आप इन चैनल्स को फॉलो करना स्टार्ट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, राइट। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि जहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे थे कि क्या क्या मेरे पास ऑप्शंस हैं बीटेक के बाद। देखिए पैक एक बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत पुराना कॉलेज है, रेप्यूटेड कॉलेज है, यहाँ पे प्लेसमेंट का ऑप्शन मिलता है आप लोगों को। लेकिन थिंक अबाउट दोज कॉलेजेस जहां पे प्लेसमेंट का ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है, राइट। तो उनके लिए क्या ऑप्शन होती है? तो मैं एक कंसीडर करके चल रहा हूँ सारे फैक्टर्स कि आप लोगों के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं और आपको किस डायरेक्शन में आपको परस्यू करना चाहिए अपना करियर, और कैसे उसको जो है आगे प्रोसीड करना है। देखिए थोड़ी सी मेरी ये जो डिस्कशन है ये गेट के ओरिएंटेड घूमती रहेगी, गेट एग्जाम के ओरिएंटेड। रीजन बिहाइंड क्योंकि उसके थ्रू ही वो सारी ऑप्शंस ओपन हो जाती है। गेट एग्जाम का जो सबसे बड़ा ब्यूटी है वो ये है क्योंकि इसके थ्रू मल्टीपल ऑप्शंस ओपन होती हैं। थिंक अबाउट एनीथिंग कि जो आपको बीटेक के बाद का ऑप्शन मिल रहा है, सर मेरे को जॉब करनी है, क्या वो गेट के थ्रू मिलेगा? यस मिलेगा। सर मेरे को हायर स्टडीज में जाना है, मेरे को मास्टर्स प्रोग्राम में जाना है इंडिया में, क्या मेरे को ऑप्शन मिलेगा? यस मिलेगा। सर मेरे को मास्टर्स ऑप्शन करना है, ऑप्ट करना है फॉरेन के गेट के एग्जाम के थ्रू, क्या वो मिलेगा? यस मिलेगा। सर मेरे को मास्टर्स नहीं करना, मेरे को डायरेक्ट पीएचडी करना है, मेरा उसमें इंटरेस्ट है, तो क्या मेरे को वो गेट एग्जाम के थ्रू मिलेगा? यस मिलेगा। सर मेरे को इंजीनियरिंग डोमेन में नहीं रहना, मेरे को मैनेजमेंट डोमेन में रहना है, तो क्या मेरे को गेट एग्जाम के थ्रू मैनेजमेंट का ऑप्शन मिलेगा? यस मिलेगा। तो यही सारी डोमेन्स होती हैं जो तुम्हारे पास जो अवेलेबल है आफ्टर द बीटेक। अच्छा उसके बाद प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, प्लेसमेंट का किसका बेनिफिट क्या है? आपका अपना रिज्यूमे प्रिपेयर कर रहे हो कंपनीज के साथ, जब आप इंटरव्यूज के लिए जा रहे हो, अगर वहां पे आपने लिखा हुआ है कि सर आई एम गेट क्वालिफाइड, मेरा इतना गेट स्कोर है, दे आर गोइंग टू गिव यू द बेनिफिट। वो आपको बेनिफिट देगा उस चीज का। मतलब उसके पास अगर 10 कैंडिडेट्स आ रही हैं, 9 ने नहीं लिखा हुआ कि मेरा गेट क्वालिफाइड और एक ने लिखा हुआ कि गेट क्वालिफाइड है, तो दे आर गोइंग टू गिव यू द एज, वो आपको उसका बेनिफिट देंगे। क्योंकि गेट ये इस चीज का प्रूफ है कि अगर आपका गेट क्वालिफाई है, वो इस चीज का प्रूफ है कि योर इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड लेवल इज गुड। आपका इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड ठीक है, आपको इंजीनियरिंग का नॉलेज है, आपके फंडामेंटल्स, आपके कंसेप्ट क्लियर हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत अच्छे हैं, वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा कितना स्कोर अच्छा आता है, वो सारी चीजें उसके ऊपर डिपेंड करती है। क्योंकि गेट जो एक ऐसा एग्जाम है जो वो टोटली कंसेप्ट बेस्ड एग्जाम है, कंसेप्चुअल एग्जाम है। तो अगर किसी के स्कोर्स अच्छे हैं उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि इसके फंडामेंटल या इसके कंसेप्ट कितने अच्छे हैं, राइट। तो ये सारी चीजें गेट के रिलेटेड है। अब अगर हम बात करें कि जैसे सर ने बोला कि आजकल भी प्लेसमेंट भी चल रही है, आप लोगों का प्लेसमेंट चल रहा है, तो इंटरव्यू एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है उसके अंदर। क्योंकि मैं अब आपको थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में बात करता हूँ, फिर उसके बाद मैं आऊंगा ऑप्शंस के ऊपर। इंटरव्यू का देखिए एक चीज दिमाग में रखना कि इंटरव्यू एक बेसिकली एक आर्ट होता है। इंटरव्यू एक आर्ट है। योरपीडिया के ऊपर एवरी ईयर रफली 3,000 to 4,000 स्टूडेंट्स ओनली इंटरव्यूज जीडी जीटी का प्रिपरेशन करते हैं। थिंक अबाउट एनी ऑर्गेनाइजेशन, किसी पीएसयू का बात कर लो, चाहे वो विद गेट है चाहे वो विदाउट गेट है, जिसने भी इंटरव्यू का प्रिपरेशन करके जाना है, मोर देन 90% स्टूडेंट जो है वो योरपीडिया मॉक इंटरव्यू जीडीजीटी हमारा प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म से जुड़ के हमारे साथ वो प्रिपरेशन करके जाते हैं। सो वी आर वेरी दैट वास्ट नॉलेज कि वो किस तरीके से इंटरव्यू में क्या वो चेक करता है, क्या वो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है कि इंटरव्यू के दिमाग में कि मैं इसका क्या चेक करने के लिए बैठा हूं। एक चीज दिमाग में रखना, इंटरव्यू नो डाउट आपके दिमाग में शायद ये है कि इंटरव्यू नॉलेज टेस्ट होते हैं, नहीं। इंटरव्यू मोर देन 50% वो वहां पे बैठ के इंटरव्यू जो है वो आपका पर्सनैलिटी चेक कर रहा होता है। चाहे वो क्वेश्चन आपका टेक्निकल पूछ रहे हैं, चाहे वो क्वेश्चन आपका एचआर बेस्ड पूछ रहे हैं, मोर देन 50% उसका जो एक दिमाग में होता है वो होता है कि मेरे को इसका पर्सनैलिटी चेक करना है। पर्सनैलिटी कैसे चेक करता है कि जैसे आपसे पूछ लिया कि अच्छा ये बताइए यार कि आप कंप्यूटर साइंस कंपनी में क्यों नहीं जाना चाहते, आप कोर क्यों करना चाहते हो, ग्रोथ तो उसी के अंदर है। मतलब अगर आप इसको टोटली ये बोल दोगे सर मेरा पैशन है टेक्निकल के अंदर, सर मेरा ये है XYZ रीजन देंगे, तो ये कोई रीजन नहीं है उसको करने का। आपको बहुत सेटिस्फैक्टरी उसको आंसर करना होता है कि मैं भाई क्यों ये टेक्निकल डोमेन में क्यों रहना चाहता हूं, मेरे को उस तरफ क्यों नहीं जाना है। मतलब हमें बुराई किसी चीज की नहीं करनी है, हमें एक बैलेंस्ड हमें एक आंसर देना होता है कि मेरा ये आंसर है, मैं इस रीजन से जाना चाहता हूँ। या कंप्यूटर साइंस कंपनी जो आ रही है वो आपसे पूछ रही है यार तुम अपने मैकेनिकल डोमेन में क्यों नहीं जाना चाहते हो, आप अपनी कोर डोमेन में अपनी इस कंप्यूटर साइंस डोमेन में क्यों एंटर करना चाहते हो। उसके पीछे बहुत रीजन है। रीजन उसके पीछे ये है क्योंकि पहली चीज है कि अब कोई भी जो ब्रांच है, स्पेशली द कोर ब्रांचेस, वो कोर रहा ही नहीं है।
मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, अगर हम मैं इन तीन कोर ब्रांचेस की बात करूं, ये अब कोर नहीं रहा है। आप बोलोगे कि सर ये आप किस बेस पे बोल सकते हो, आप किस फंडामेंटल्स पे बोल सकते हो? ये हम उस बेस पे बोल रहे हैं क्योंकि वी आर विजिटिंग द आईआईटीज। हम लोग आजकल आईआईटीज ही विजिट कर रहे हैं, और हमने विजिट कर रहे हैं, हमें आईआईटीज इनवाइट कर रही है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि योरपीडिया इज द ओनली प्लेटफॉर्म हु इज गाइडिंग स्टूडेंट्स फॉर द हायर स्टडीज इन इंडिया और अब्रॉड, एंड दिस इज द ओनली यूनिक प्लेटफॉर्म हु इज गाइडिंग देम इन अ वेरी जेन्युइन वे। ऐसा नहीं है कि हम लोग बोल रहे हैं कि ठीक है तो ये कर लो, क्योंकि एट द एंड क्या होता है कि बच्चे के पास ना 3-4 सिलेक्शंस आ जाती हैं कि सर मेरा इस एनआईटी के अंदर, एमटेक के अंदर ये डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हो गया, सर मेरा इस आईआईटी के अंदर, इस डिपार्टमेंट के अंदर, इस स्पेशलाइजेशन में ये सिलेक्शन हो गया, सर मेरे को बताइए दोनों में से बेटर कौन सा है। बहुत क्रूशियल डिसीजन होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, आपको कोई बच्चे, आप मतलब मेरे हमारे पास क्वेरी आया कि जैसे कि सर मेरा एनआईटी वारंगल के अंदर फॉर एग्जांपल, एमटेक के अंदर सपोज फॉर एग्जांपल सर थर्मल डिपार्टमेंट में हो गया, या सर वर्सेस मेरा सर आईआईटी जोधपुर के अंदर फॉर एग्जांपल सर ई व्हीकल्स के अंदर हो गया एमटेक के अंदर, सर मैं कौन सा ज्वाइन करूं? बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, क्योंकि ये वो डिसीजन हैं जो वो लाइफ चेंज करते हैं। मास्टर बीट बेटर, देखिए बैचलर लेवल पे क्या होता है कि उतना उतना हमें अवेयरनेस नहीं होता है, और ये वो स्टेज, नो डाउट कि ये वो स्टेज है कि जिससे करियर आपका डाइवर्ट कर सकता है कि मैंने मैकेनिकल लिया, या मैंने पैक लिया, या मैंने थापर लिया, या मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स लिया, या मैंने कंप्यूटर साइंस लिया। इस स्टेज के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आता है, बीटेक के बाद इमीडिएटली बाद वाला जो स्टेज आता है, एक्चुअल में वो स्टेज है जो तुम्हारा लाइफ, जो तुम्हारा करियर डिसाइड कर रहा है। आपको ये चीज माननी पड़ेगी, और मैं भी आपको इसको मनवाऊंगा मैं कि ये दिस इज द स्टेज। प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम तब आती है, प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है कि जब हम लोग जो इस रैट रेस में पड़ जाते हैं, कि जब हम इमीडिएट कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि मेरा बीटेक पास आउट हो रहा है, उसका तो सिलेक्शन हो गया, उसका 5 लाख का पैकेज लग गया, उसका 8 लाख का पैकेज लग गया, वो तो एमटेक करने के लिए जा रहा है, वो ये करने के लिए जा रहा है। हम लोग चेक कर रहे हैं इमीडिएट कि बीटेक के इमीडिएट बाद कौन क्या कर रहा है। बिलीव मी, दिस इज नॉट द स्टेज टू डू द कंपैरेटिव एनालिसिस। ये कंपैरिजन करने वाला स्टेज नहीं है। 21-22 की एज में आप लोग पास आउट हो रहे हैं। बिलीव मी, आप बहुत अच्छे कॉलेजेस से पढ़ रहे हैं। मोर देन 95% स्टूडेंट्स को रिक्वायरमेंट नहीं है जॉब का। 5% में एक फैक्टर लेके चल रहा हूं कि जिसमें जनरली आप लोगों को रिक्वायरमेंट है कि सर मेरे को पैसे का रिक्वायरमेंट है, मेरे को ये XYZ रीजंस हैं। अदरवाइज दिस इज, और इनफैक्ट दिस इज नॉट द स्टेज टू डू द जॉब। जॉब करने के लिए बच्चे पूरी लाइफ पड़ी है, क्योंकि ये छोटे छोटे डिसीजन होते हैं जो मैटर करते हैं। अब मैं आपको कंपैरेटिव एनालिसिस किस बेस पे कर रहा हूं, सारी जो ऑप्शन है वो लेके चलो। एक स्टूडेंट ने मास्टर्स लिया बीटेक के इमीडिएटली बाद आईआईटी से, एक स्टूडेंट ने प्लेसमेंट ले लिया कोर मैकेनिकल कंपनी में, एक स्टूडेंट ने एक प्लेसमेंट ले लिया नॉन कोर कंप्यूटर साइंस कंपनी में, एक स्टूडेंट ने मास्टर्स कर लिया कोर, इसमें कोर डोमेन में चला गया, एक स्टूडेंट मास्टर्स करने के लिए नॉन कोर डोमेन में चला गया, एक स्टूडेंट ने डायरेक्ट पीएचडी ज्वाइन कर लिया आईआईटी से, एक मास्टर्स करने के लिए अब्रॉड चला गया। कंपैरिजन करना है कम से कम 4-5 साल के बाद, 26-27 ईयर्स की एज में जाके कंपैरिजन करना है। अब आप लोग खुद आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ ये एक स्टेज है जहां पे मेरे को कंपैरिजन करना है। इमीडिएट कंपैरिजन जहां पे आप लोग करने लग जाते हो, वो सबसे बड़ा लाइफ का सबसे बड़ा मिस्टेक करते हो कि जब आप, और उस स्टेज में क्या होता है कि जब कंपैरिजन करते हो ना, तो बहुत गलत डिसीजन लेते हो, बहुत ही गलत डिसीजन लेते हो कि ठीक है उसका लग गया 4 लाख का, मेरे को 3 की मिल रही है, कोई बात नहीं मैं ज्वाइन कर लेता हूं। यार थिंक बिग, बड़ा सोचो। पोस्ट गेट काउंसलिंग योरपीडिया करवाता है कि गेट के इमीडिएटली बाद जब आपका रिजल्ट आता है कि मेरा सर ये गेट स्कोर आया है, मेरा ये कैटेगरी है, मेरा इतना सीजीपीए है, मेरे को कहां कहां पे कैसे कैसे अप्लाई करना है, कैसे कैसे, क्योंकि जब आप अप्लाई करने की बात करते हो ना बीटेक के बाद, गेट एग्जाम के बाद, तो मोर देन 1000 ऑप्शंस होती हैं। लेकिन मेरे क्रेडेंशियल्स के बेस पे मेरे को एग्जैक्टली कहां पे अप्लाई करना होता है, सो दैट कि मेरे को नेक्स्ट राउंड के लिए कॉल आएगा, उसको सिलेक्शन में कन्वर्ट करना, और एंड में हम लोग डिसाइड करते हैं कि ज्वाइन कहां पे करना है। और योरपीडिया सिर्फ वही स्टेज पे गाइड करेगा कि जहां पे उसको आगे करियर का ऑप्शन अच्छा मिलेगा। अदरवाइज ऐसे तो फिर वो बिलीव ही खत्म हो जाएगा। हम बोल रहे हैं कि यार छोड़ दे इस डोमेन को, इस ई व्हीकल में चला जा, या इस डोमेन में चले जाओ, तुम्हारा करियर सिक्योर्ड है। बच्चे जो मानते हैं, और जब कंपैरिजन वाली, अगेन मैं बोल रहा हूं कि उस टाइम पे तो लगेगा कि सर ने पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों बोल दिया, लेकिन दूसरे वाले को तो ये ऑप्शन था, मेरे को ये बोल दिया। तो 2-3-4 साल के बाद जब कंपैरिजन होगा ना,
तब वो बेटर पोजीशन पर वो जान पाएगा कि हाँ यार नहीं बता बोला सर ने जो बोला था वो सही है, क्योंकि इसका एक फ्यूचरिस्टिक जो अप्रोच है, जो फ्यूचरिस्टिक में किस डोमेन में आपको बेटर होने वाला है करियर, वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए बहुत वास्ट नॉलेज चाहिए, जिसके लिए हम लोग आईआईटीज विजिट कर रहे हैं, जब प्रोफेसर से मिल रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, उसके हमने मोशन के बारे में पढ़ा या उसके चार्ज के बारे में पढ़ा है, लेकिन उसके इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा है। आईटी रोपड़ में उसके ऊपर काम चल रहा है। अब ऑब्वियसली जब उसके ऊपर काम चल रहा है तो 3-4-5 साल के बाद वो उस स्टेज में आ जाएगा कि जब उसका सोसाइटी को रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तभी कोई गाइड कर पाएगा जिसको ये सारी चीजों का नॉलेज है। अदरवाइज ऐसे वो नाम, बड़े नाम से कि आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी दिल्ली या आईआईसी बेंगलोर, ये बहुत ब्रॉडर टर्म्स है। एक्चुअल में इसके बाद होता है कि कौन सा कोर्स है, एमटेक है, एमएस है, डायरेक्ट पीएचडी है, उसके बाद कौन सा डिपार्टमेंट है। बीइंग द मैकेनिकल यू आर एलिजिबल फॉर सो मेनी डिपार्टमेंट्स। मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आप एलिजिबल होते हैं, कंप्यूटर साइंस में आप एलिजिबल होते हैं, नॉन कोर ब्रांचेस में आप एलिजिबल होते हैं। उसके बाद फिर आगे स्पेशलाइजेशंस आ जाती हैं। मैकेनिकल के बाद फ्लूइड एंड थर्मल आ गया, मैकेनिकल के बाद डिजाइन आ गया, मैन्युफैक्चरिंग आ गया, मटेरियल साइंस आ गया, ये आ गए। नॉन कोर के अंदर आपके पास एनवायरमेंट आ गया, मटेरियल साइंस आ गया, एरोस्पेस आ गया। आईआईटी मद्रास में एमएस प्रोग्राम के लिए एरोस्पेस में बोइंग और एयरबस आते हैं प्लेसमेंट के लिए। देखिए जो मैं जितना भी ऑप्शंस की बात कर रहा हूं, ये वो सारी ऑप्शंस हैं जिसमें तुम्हें प्लेसमेंट, करियर, मैं आई विल नॉट से दैट इसका प्लेसमेंट या पैसे की पैकेज की बात नहीं कर रहा हूं। मैं यहां पे बात कर रहा हूं आप लोगों की करियर की, मैं यहां पे बात कर रहा हूं आप लोगों का ब्रांडिंग का। पैक एक ब्रांड है, लेकिन इसका भी एक जोन है कि पैको को एक लिमिट तक लोग जानते होंगे। थिंक अबाउट कि अगर सपोज आपका मास्टर्स आईआईटी से हो जाए, थिंक अबाउट दैट थिंग कि ठीक है पैक को, ठीक है पंजाब में, सॉरी इस इंडिया में बहुत हद तक लोग जानते हैं, लेकिन गो थिंक अबाउट ओवरसीज वर्ल्ड की बात करो कि जब हम बात कर रहे हैं कि ठीक है आई हैव डन मास्टर्स फ्रॉम दिस आईआईटी, उसका एक अलग ही एक वैल्यू है और ये ब्रांड है इंडिया के। और आईटी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो इंप्लॉइज क्रिएट नहीं करता है, जो इंप्लॉयर क्रिएट करता है। आईटी एक ऐसे सिस्टम है। एंड थिंक अबाउट दोस थिंग, और पैक के स्टूडेंट्स उन चीजों के लिए कैपेबल हैं जो आप लोग कर सकते हो उस चीज में। लेकिन हमें क्या रिक्वायरमेंट होता है, हमें डायरेक्शन चाहिए होता है और हमें रोल मॉडल चाहिए होता है जिन्होंने ऐसा किया है। मैं बोल रहा हूं, ये तो एक ऐसा हो सकता है ना कि आपको लगेगा सर ये तो हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, ये तो आप ऐसे कोई भी एग्जांपल लेके चल रहे हो। ऐसी बहुत सारी केस स्टडीज हैं, ऐसे बहुत सारे सक्सेस जर्नीज हैं जो योरपीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर पड़ी है। क्योंकि 5 साल हो गया, 11 से चलती आ रही हैं चीजें, तो 11 से बहुत सारे स्टूडेंट्स हमने आईआईटीज में, पीएसयूज में अब्रॉड भेजे। और अब 8-10 साल के बाद जब कंपैरिजन होता है, थिंक अबाउट कि आपने गेट का प्रिपरेशन किया, अब उस नेक्स्ट लेवल पे आ जाते हैं। गेट का प्रिपरेशन किया, उसमें से कुछ बच्चों का हो गया पीएसयू में सिलेक्शन, कुछ बच्चों का हो गया मास्टर्स में सिलेक्शन, कुछ बच्चे डायरेक्ट पीएचडी के चले गए। चलो नीटी बॉम्बे तो बंद ही हो गया, वो तो आईएम बॉम्बे बन गया, उसको भी छोड़ दीजिए। कुछ डॉम्स आईआईटी मद्रास चले गए, कुछ आईयूआर आईआईटी बॉम्बे चले गए। बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। अब जब वो डाउन द लाइंस कंपैरिजन करते हैं, मैं आपको सबसे पहले बैच के एग्जांपल दे रहा हूं। मैं यूआईटी के 8 स्टूडेंट आए थे हमारे पास मैकेनिकल में, 8 के 8 पीएसयू चले गए। पहली बारी में 10 से 12 लाख उस टाइम पे मिलते थे, अब तो थोड़ा सा 15-16 तक चला गया पीएसयू के पैकेजेस। एक स्टूडेंट उसमें होता था एक अमृत बेदी, राइट, उसको हमने फोर्सफुली डायरेक्ट पीएचडी के लिए भेज दिया आईआईटी कानपुर में। अब उसके बाद मैं एक एग्जांपल लेके जा रहा हूं, ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं। उसके बाद वो पोस्ट डॉक करने के लिए चला गया यूएसए में। नाउ ही इज वर्किंग इन यूएसए डिफेंस सिस्टम में, ड्रोन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। अभी उसका वीडियो भी डाला पीछे से। थिंक अबाउट उसका सैलरी कितना होगा, इट विल बी इन थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। अब उसके बारे में सोचो कि जो उसकी क्लास के अंदर बैठा था बच्चा, उसका फ्रेंड जो साथ में बैठा जिसने पीएसयू ऑप्ट कर लिया, उसका कितना का पैकेज होगा, 18-20 लाख 25 लाख, इतना का होगा, इतना का होगा और कितना का होगा, उसका कितना जाएगा। ऐसी बहुत एग्जांपल्स हैं, बहुत एग्जांपल्स ऐसे हमारे ग्रुप बने हुए बच्चे शेयर करते हैं। और बिलीव मी, जिन लोगों ने डिसीजंस लिए थे इमीडिएट जॉब ज्वाइन करने के, वो स्टूडेंट वो उस कैटेगरी के स्टूडेंट है जो ये बोल रहे हैं कि सर दिस वाज द वर्स्ट डिसीजन ऑफ आवर लाइफ, कि जो हमने इसको जॉब को डिसाइड किया, दीज आर द वर्स्ट रीजन। उसके बाद आपको लगेगा कि शायद मैं क्यों इतना ज्यादा हायर स्टडीज की बात कर रहा हूं, क्यों इतना ज्यादा मास्टर्स प्रोग्राम या क्यों इतना प्रोग्राम की बात कर रहा हूं, क्योंकि दिस इज द नीड ऑफ दिस सोसाइटी, ये सोसाइटी की नीड है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, गेट एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं। गेट एग्जाम एक्चुअल में स्टार्ट किस पर्पज से हुआ था? गेट एग्जाम इन एक्चुअल वाज स्टार्टेड टू प्रमोट द हायर स्टडीज इन द कंट्री।
क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी कंट्री को हायर स्टडीज को प्रमोट करने का? सिंपल एक ही रीजन है कि अगर डेवलप होना है तो टेक्नोलॉजी से ही कोई कंट्री डेवलप हो सकती है, बिना टेक्नोलॉजी के कोई कंट्री डेवलप हो ही नहीं सकती है। लॉयर क्या कंट्री को डेवलप कर सकते हैं? डॉक्टर्स कंट्री को डेवलप कर सकते हैं? कर सकते हैं। कौन करेगा? इंजीनियर कर सकता है। और जब तक टेक्नोलॉजी का इंडिया के अंदर नहीं फॉर्मेशन होगा, टेक्नोलॉजी यहीं पे नहीं बनना स्टार्ट होगा, नहीं आएगा, हम लोग उस स्टेज में, डेवलपिंग से डेवलप वाली स्टेज में नहीं आएंगे। दैट इज द रीजन वाई दे स्टार्टेड दिस गेट एग्जाम, कि जिसमें वो देख लें कि जो ठीक है हायर स्टडीज में ऑप्ट करना चाहता है, एग्जाम लिखो जिसके थ्रू आप नेक्स्ट लेवल पे आओ, और वहां पे और उसको एक अपना सेल्फ इंडिपेंडेंसी क्रिएट करने के लिए इन लोगों ने फिर वहां पे स्कॉलरशिप देना स्टार्ट कर दी है। अभी आजकल मास्टर्स प्रोग्राम के लिए आपको 12,400 रुपए पर मंथ का स्कॉलरशिप मिलता है। पीएचडी में 35,000 रुपए पर मंथ का स्कॉलरशिप मिल रहा है। एक पीएमआरएफ स्कॉलरशिप पीएचडी होती है। यू नो अबाउट दिस पीएमआरएफ स्कॉलरशिप? पीएमआरएफ पीएचडी पता है किसी को उसके बारे में? दिस इज प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप, जिसमें 80,000 रुपीज पर मंथ का स्कॉलरशिप है। और 80,000 तो बहुत कम अमाउंट है इन कंपैरिजन टू, जब मैं बात कर रहा हूं 3,000 4,000 यूएस डॉलर पर मंथ का स्टाइपेंड इन द पीएचडी। तो रूट क्या बनता है? मास्टर्स इंडिया से करो, पीएचडी के लिए चले जाओ। क्योंकि मास्टर्स में कभी कभी फॉरेन में क्या होता है कि नहीं होती है, स्टाइपेंड नहीं होते हैं, प्रोजेक्ट्स नहीं होते हैं, तो आपको फंडिंग नहीं मिलती है। लेकिन पीएचडी तो है ही जॉब है, उसमें तो करना ही आपको प्रोजेक्ट के ऊपर काम है। अदरवाइज आपको 4,000 3,000 डॉलर आपको पढ़ने के लिए क्यों देगा? वो भी दूसरी कंट्री नहीं देगा। तो मैं जो हायर स्टडीज की बात कर रहा था कि एक्चुअल में हायर स्टडीज का जो रिक्वायरमेंट है वो कंट्री का रिक्वायरमेंट है। देयर शुड बी अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। आप कोई काम कर रहे हो कि सर ठीक है आपका तो प्रोजेक्ट हो जाएगा, मास्टर्स हो जाएगा, आप भी प्रोजेक्ट कर रहे हो, मेरा भी मास्टर्स हो गया, लेकिन एक्चुअल में जो आप रिसर्च कर रहे हो, जो आपने पीएचडी किया, क्या उसका सोसाइटी को रिटर्न मिला या नहीं मिला? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैटर करती है कि जो आप काम कर रहे हो उसका किसी को बेनिफिट हुआ नहीं हुआ। देखिए अपने लिए हर कोई करता है, अपने लिए हर कोई करता है। शायद मैं भी एक अपने सेल्फ मोटिवेशन से आया हूं यहाँ पे, लेकिन इसके लिए मैं ये दिमाग में ये है कि जो मैं चीज मैं यहाँ पे अभी बता रहा हूं इसमें सभी का फायदा होना चाहिए। मेरा भी फायदा होना चाहिए, आप जो बैठे सुनने वाले हैं उनका भी फायदा होना चाहिए, सोसाइटी का भी फायदा होना चाहिए। तो जब तक आपका कोई भी काम सोसाइटी को रिटर्न नहीं दे रहा है तब तक आपका वो काम करने का कोई बेनिफिट नहीं है। अगर पीएचडी सिर्फ आप किस पर्पज से कर रहे हो कि ठीक है मेरे को डिग्री अवार्ड हो जाएगा, मैं कहीं पे जॉब देख लूंगा, मैं आईटी में प्रोफेसर लग जाऊंगा, दिस इज नॉट द पर्पस। आप आईटीज, अगर आप लोगों ने किसी ने इंटर्नशिप की आईटीज में, आप लोगों ने देखा होगा वहां पे कैसे पागलों की तरह लगे रहते हो। जैसे इससे पहले भी मैं आपको बोल के हटा हूं मैं कि आईटी एक ऐसा सिस्टम है जो एम्प्लॉयर क्रिएट करने के लिए है, एम्प्लॉयज क्रिएट करने के लिए नहीं है। अब क्यों होता है ऐसा? मतलब पॉइंट यहां पे आता है कि सर ऐसा किस बेस पे आप बोल रहे हो? क्योंकि वहां पे इकोसिस्टम ही ऐसा है, जब आपकी सराउंडिंग में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काम ही इसी चीज के लिए कर रहे हैं कि मेरे को कुछ सोल्यूशन देना है, ये प्रॉब्लम है, प्रोफेसर ने मेरे को बोला कि यार ये प्रॉब्लम है, काम करेगा इसके ऊपर? हाँ सर करूंगा मैं। और इसके काम करने से किसका बेनिफिट होगा? सर सभी का फायदा होगा, सोसाइटी का भी होगा, मेरा भी होगा, प्रोफेसर का भी होगा, आईटी का भी होगा, सभी का बेनिफिट होगा। काम कुछ इस तरीके से करके फायदा है। अदरवाइज तो काम मतलब जॉब है, ठीक है, आसान नहीं, आसान है बहुत ज्यादा करना, तो जॉब सबसे इजीएस्ट काम जो है वो जॉब करना है कि जिसमें आपके दिमाग में कुछ नहीं है। सबसे मुश्किल काम है सिस्टम क्रिएट करना, वेंचर्स क्रिएट करने, किसी को जॉब देना, वो सबसे मुश्किल काम होता है। और आप लोग उस स्टेज में हैं। ये जो कॉलेजेस हैं पैक, थापर या बिट्स वगैरह, वीआईटी, आप लोग वो कैपेबिलिटी के हैं लोग, क्योंकि आप लोगों ने एग्जाम क्रैक करके आए हो, आप लोग कैपेबल हैं उस चीज के लिए। अगेन मैं भी बोल रहा हूं जॉब करने के लिए पूरी लाइफ पड़ी है। एंड इफ यू आर कैपेबल, जॉब यू कैन ज्वाइन इन एनी डे। लेकिन वो कब पॉसिबल होगा? वो तब पॉसिबल होगा, सबसे पहली चीज ब्रांडिंग। अगर आपका कोई, आपके रिज्यूमे के ऊपर कोई ब्रांड है, पहला चीज ब्रांडिंग। और उससे भी बड़ा रीजन जो चीज है वो है नॉलेज, स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन जब तक नहीं है, जब तक नॉलेज आप लोगों के पास, बिकॉज नॉलेज इज द सुप्रीम पावर, और रहेगा हमेशा से, क्योंकि कोई भी चीज है वो नॉलेज से ही आना है, नॉलेज से ही होनी है सारी की सारी चीजें। और वो आती है जब आप किसी ऐसे इकोसिस्टम में जाके बैठ जाते हो जब सारे के सारे सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। आपके हाईएस्ट इसमें अभी बीटेक के फाइनल ईयर में मे बी 5-7 अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अब्रॉड जाना चाह रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो हायर स्टडीज की तरफ देख रहे हैं, मेजोरिटी ग्रुप ऐसा होगा जो प्लेसमेंट की तरफ देख रहा है, और भी बहुत सारे ग्रुप ऐसे होंगे जो कैट के लिए एग्जाम लिखना चाह रहे हैं। है या नहीं है? ऐसे डिफरेंट ग्रुप डिवाइडेड है। लेकिन आईटी एक ऐसा सिस्टम है जहां पे सभी लोग सोसाइटी को सोल्यूशन सॉल्व करने के लिए लगे हुए हैं।
प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लगे हुए हैं। एक अभी अभी हम लोगों ने पिछला जो नहीं, दिस योरपीडिया हैज कम अप टू द स्टेज कि जहां पे आईआईटीज हमें इनवाइट करते हैं योरपीडिया को कि आइए यहाँ पे हमारा एकेडमिक प्रोफाइलिंग कीजिए। उसका क्या मतलब होता है एकेडमिक प्रोफाइलिंग का कि आप यहाँ पे आके हमारे प्रोफेसर का इंटरव्यूज करो और उसको बच्चों को बताओ कि यहाँ पे क्या काम चल रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यार ये बताओ, कोई एक बच्चा खड़ा होकर ये बता दीजिए कि रिसर्च क्या होती है, किस तरह का टॉपिक के ऊपर काम करना होता है, कैसे काम करना होता है, शायद एक दो खड़े होकर बता दें, लेकिन ये अवेयरनेस हर किसी को होना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये काम योरपीडिया कर रहा है। अभी हम लोग आईटी रोपड़, इससे पहले हमने जो पहली प्रोफाइलिंग किया वो आईटी रोपड़ का, उससे पहले हम लोग आईटी मंडी, उससे पहले आईटी गांधीनगर, अभी हम लोग जा रहे हैं 25 तारीख के बाद आईटी हैदराबाद वी आर गोइंग। आईटी रोपड़ के अंदर एक प्रोफेसर हैं केमिकल डिपार्टमेंट में, अग्रवाल उनका नाम है सर का, और वो पर्सन है जो इसकी टीबी का जो वैक्सीन चल रहा है इस टाइम पे, उन्होंने की क्रिएट की हुई है चीजें। मेरे को नाम नहीं याद आ रहा एग्जैक्टली क्योंकि मैं उसकी इंटरव्यू में नहीं बैठा था, वो मेंटर थे जो उनकी इंटरव्यू में बैठे थे। मतलब ये वो लोग हैं जो सोसाइटी को दे रहे हैं, रिटर्न दे रहे हैं, राइट। तो ये वो सारी चीजें हैं जो आप लोगों को बेनिफिट देती है, जो आप लोगों को सारा ऑप्शंस देता है। थिंक अबाउट दिस, थोड़ा बड़ा सोचो। ये तो अब्दुल कलाम साहब ने बोला है कि स्मॉल थिंकिंग इज अ सिन, छोटा सोचना पाप है। सोचना है तो बड़ा सोचो और सोसाइटी के हिसाब से सोचो जिसका अल्टीमेटली हर किसी को बेनिफिट होने वाला है, राइट। उसके बाद इंटरव्यू का हम लोग बात कर रहे थे कि जो यहाँ पे इंटरव्यूज के लिए आते हैं, आपकी प्लेसमेंट की कंपनीज आती है, तो उसमें जैसे मैं अभी आपको बोल रहा था थोड़ी देर पहले कि वो यहाँ पे आपका जो है वो पर्सनैलिटी चेक करते हैं। पर्सनैलिटी, अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके इंटरव्यू के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं। जिसने इंटरव्यू देके आए हैं वो उनमें आप लोग वो बोलेंगे हाँ सर इसी तरीके से होता था। एक पार्ट होता है, सबसे पहला पार्ट, दैट इज द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन एक ऐसी चीज होती है कि जिसमें आप लोगों के पास सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होता है कि इंटरव्यू को अपनी डायरेक्शन में पुल करने का। क्योंकि जब आपको उसने बोल दिया इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आपने अपने इंट्रोडक्शन में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या बोलना क्या नहीं बोलना ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। 6-7 लाइन से ज्यादा वैसे भी नहीं होना चाहिए आपका इंट्रोडक्शन। हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, एक इसका वीडियो भी पड़ा है यूट्यूब के ऊपर, योरपीडिया पे। उसमें आपको 2-4 इंटरेस्टिंग चीजें बोलनी बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट कि इंटरव्यू का उसके ऊपर ध्यान जाए। फॉर एग्जांपल, दैट इंटरेस्टिंग चीज क्या हो सकती है? दैट इंटरेस्टिंग थिंग कुड बी योर बीटेक प्रोजेक्ट, दैट इंटरेस्टिंग कुड बी योर हॉबी, दैट इंटरेस्टिंग थिंग कुछ भी हो सकता है। वो आप लोगों को हर किसी का इंडिविजुअल होता है। ऐसा नहीं मैं कुछ ऐसा बोल दूंगा और वो आप सभी वो लोग वही बोल देंगे। तो जो इंट्रोडक्शन के अंदर 2-3 इंटरेस्टिंग चीजें बोलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि इंटरव्यूअर यस उसमें से क्वेश्चन पूछे एंड यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट सो इंट्रोडक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एनी इंटरव्यू। उसके बाद दूसरा पार्ट आ जाता है आपका एचआर पार्ट। एचआर पार्ट क्या होता है कि जिसमें आप ये कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, वाई दिस EIL आई थी आपके कॉलेज में, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, लास्ट ईयर तो आया था मेरे यहाँ तक ख्याल है, EIL आया था क्योंकि कुछ बच्चों ने प्लेसमेंट के लिए तैयारी किया था, सॉरी इंटरव्यूज के लिए। वाई EIL, वाई नॉट एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, वाई डोंट यू वांट टू गो फॉर द हायर स्टडीज? आपका तो एकेडमिक्स बहुत अच्छा है, मतलब वो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे। एचआर पार्ट बोलते हैं इसको। बहुत लोग बच्चे इसको मिस इंटरप्रिटेट कर देते हैं कि सर इसमें तो कोई एचआर राउंड है ही नहीं है हमारी इंटरव्यू के अंदर, सर एक ही तो इंटरव्यू है इसके अंदर। कि कई स्पेशली जो कंप्यूटर साइंस कंपनीज आती हैं वो टेक्निकल राउंड अलग लेती है, एचआर राउंड अलग लेती हैं। लेकिन अदरवाइज अगर एक ही है तो उसमें जो एचआर पार्ट की मैं बात कर रहा हूं, मैं आपको एचआर पार्ट जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि व्हाई इन्फोसिस, व्हाई नॉट एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई यू वांट टू शिफ्ट फ्रॉम मैकेनिकल डोमेन टू द योर दिस कंप्यूटर साइंस डोमेन, क्यों करना चाहते हो यार? ये पार्ट होता है एचआर पार्ट। इसका सेटिस्फैक्टरी आंसर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा पार्ट आ जाता है आपका टेक्निकल पार्ट। टेक्निकल पार्ट मतलब जिसमें वो आपका टेक्निकल नॉलेज चेक करेगा। और जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में कुछ 2-4 चीजें इंपॉर्टेंट बोली, आप अपना कोई फेवरेट सब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट बोल सकते हो वहां पे, मतलब कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग। ये नहीं कि सर माई हॉबी इज जिमिंग, ये नहीं, उसमें जिम में भी स्पेशलाइजेशन ले आओ कि ये जिम के अंदर सर ये चीज करना मेरे को जो है मेरा हॉबी है। फिर वो पूछेगा अच्छा ये क्या होता है, ये इसमें से आप लोग को क्या बेनिफिट होता है, इससे कौन से मसल स्ट्रांग होते हैं, मतलब ये वो चीज होती है। इंटरव्यू जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक आर्ट है जिसमें आपको इंटरव्यू को अपने पीछे लगाना है। आंसर दिया उसमें से कोई हिंट छोड़ दो जिसमें आपको पता है कि मेरे को इसमें से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो इंटरव्यू बेसिकली ऐसे आपको कंट्रोल करना है अपनी डायरेक्शन में। दूसरा चीज,
जो टेक्निकल पार्ट है, दिमाग में एक ही चीज रहती है, सर अगर मेरे को इसका आंसर नहीं आया तो मेरा तो रिजेक्शन हो जाएगा। इंटरव्यू इज नॉट रिलेटेड टू दैट। नॉलेज पार्ट में जब आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपसे पूछ रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स के आपने आपसे लॉज वगैरह पूछ लिए, थर्मोडायनेमिक रिलेशन पूछने लग गया, आपको लग गया कि नहीं यार ये मेरे को नहीं आता, यू हम्बली से देम सॉरी सर आई डोंट नो। हम्बली, ये वाइवा नहीं है कि 10 में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही दिया, कितने का आंसर गलत दिया, वो उसके हिसाब से मार्क्स लगाएगा, नहीं। वो आपकी पर्सनैलिटी को दिमाग में रखते हुए दिमाग में लगाएगा। आपको जो ओवरऑल उसने मार्क्स देने हैं वो आपकी पर्सनैलिटी को ध्यान में रखते हुए मार्क्स देने हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर 10 क्वेश्चन टेक्निकल पूछे, आप 10 में से नो का आंसर बोल रहे हो, सॉरी सर आई डोंट नो, ऑब्वियसली आपको नहीं रखेगा वो। तो 10 में से अगर आपको 3-4 क्वेश्चन नहीं आते, यू कैन हम्बली से। उसके बाद अगर आप ट्राई करना चाहते हो कि सर सॉरी सर आई डोंट नो द एग्जैक्ट आंसर फॉर दिस बट कैन आई ट्राई, उसको पूछो। क्योंकि अगर इस केस में अगर आप गलत भी बोल दोगे ना तो उसका वो नेगेटिव नहीं जाएगा, क्योंकि आपने उसमें परमिशन मांग ली है कि सर कैन आई ट्राई। अच्छा, फिर वहां पे अगर आप अटकोगे वो आपको हिंट भी दे देगा। अगर आप सही अप्रोच लगा रहे होंगे ना लेकिन बीच में कुछ गलत है, वो आपको हिंट भी दे देगा। लेकिन ब्लफ तो करना ही नहीं होता है इंटरव्यू के अंदर, झूठ तो बोलना ही नहीं होता है। आपको लगेगा कि मैंने ब्लफ करके झूठ बोल के मैंने कंट्रोल कर लिया इंटरव्यू अपने डायरेक्शन में, या तो आप बहुत ज्यादा उस चीज को लेके आपने प्रैक्टिस किया हुआ है, उस झूठ को लेके उस ब्लफ को लेकर आपने इतना प्रैक्टिस किया हुआ है कि सामने वाला बंदा पकड़ ही नहीं पाएगा। अदरवाइज वो इतने ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, वो 2 मिनट में पकड़ लेंगे। आपको बोलेंगे नहीं कि आपने झूठ बोला है, नहीं बोलेंगे, आपको मार्क्स नहीं देगा वो, सिंपल। मेरे को बहुत बच्चा कॉल करता है कि सर मैं 10 इंटरव्यू दे आया, मैं 5 इंटरव्यू दिया, सर सारे इंटरव्यू बहुत अच्छे गए मेरे, लेकिन सिलेक्शन एक में भी नहीं हुआ। फिर मेरा अगला क्वेश्चन उसको ये रहता है कि क्या किसी ने तेरे को फीडबैक दिया? नहीं सर, फीडबैक तो नहीं दिया किसी ने। अच्छा, फिर आप कैसे डिसाइड कर सकते हो? अगर आपने डिसाइड करना होता तो फिर वो आप तो लिख के दे देते, अपनी इंटरव्यू कर देते, वो इंटरव्यू लिख के कर लेता आपका। ऐसा नहीं होता। स्माइलिंग फेस, हल्का सा पर्सनैलिटी, ये सारी चीजें मैटर करती हैं आपकी इंटरव्यू के अंदर। इंटरव्यू के लिए बहुत वीडियोस यहाँ पे पड़ा है, योरपीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत वीडियोस हैं इंटरव्यू से रिलेटेड। टेक्निकल भी है, एचआर भी है, इंट्रोडक्शन एचआर, इंट्रोडक्शन कैसे प्रिपेयर करना, हाउ टू प्रिपेयर योर इंट्रोडक्शन फॉर योर इंटरव्यू, दिस प्लेसमेंट्स, हर चीज है उसके अंदर मेंशन किया हुआ, राइट। उसके बाद ज्यादा मेरा जो है आज का, आप लोग सभी फाइनल ईयर से है ना, ऑल ऑफ यू आर फ्रॉम फाइनल ईयर ना? हाँ। तो अब आप लोगों के यहाँ पे कहीं ना कोई किसी तरीके का कोई डाउट है वो आप कर सकते हैं। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो फॉरेन के लिए इंटरेस्टेड है, अब्रॉड के लिए? अब्रॉड के लिए है कोई इंटरेस्टेड? प्लेसमेंट के लिए जो सिर्फ प्लेसमेंट देख रहे हैं यहां से? कितने लोग ऐसे हैं जो हायर स्टडीज को देख रहे हैं? गेट वगैरह का एग्जाम दिया था इस बार थर्ड ईयर में? आपने थर्ड ईयर में एग्जाम दिया था गेट का? आपको पता है थर्ड ईयर में एग्जाम दे सकते हैं? दिया नहीं? अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे इंटरेस्टेड हैं जो मेरे को सब मैकेनिकल से हटके मेरे को नॉन को डोमेन में जाना है, कंप्यूटर साइंस डोमेन में जाना है, डाटा साइंस एआई डोमेन में जाना है? कितने लोग ऐसे हैं? आप लोगों को पता है इस बार एक गेट का नया पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज द गेट इन डाटा साइंस एंड एआई। पता है आप लोगों को इस चीज के बारे में? यार पता तो होना चाहिए एटलीस्ट। करना ना करना तो एक अलग मैटर है, एटलीस्ट तुम्हें पता तो होना चाहिए। आप लोगों को पता है कि आप 2 गेट के पेपर दे सकते हो? ये पता है आप लोगों को? करना क्या चाहते हो फिर? क्या सोचा हुआ है यार? जब तक मुंह नहीं खोलोगे तो बात नहीं बनेगी यार। पता नहीं कोविड के बाद क्या ऐसा सिस्टम चल गया कि बच्चे मुंह ही नहीं खोलते हैं, सीरियसली, सॉरी टू से। कोविड से पहले जब हम इंटरेक्शंस करते थे, इतने डाउट्स होते थे बच्चों के, इतने डाउट्स होते थे, अब तो पूछते ही नहीं आप लोग। उसके पीछे बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम पता है क्या, मैं आपको बताता हूँ। बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि शायद हमें ये लगता है कि जो ये पर्सन सामने खड़ के बोल रहा है ना, ऐसी बहुत वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब पे, मैं सुन लूंगा जाके। एक बहुत बड़ा रीजन है ये, लेकिन इंटरेक्शन करने का मौका नहीं मिलता है। और दूसरा चीज, जो वो पर्सन बोल रहा है उसका बैकग्राउंड क्या है, ये मैटर करता है, जिसको उस चीज के बारे में नॉलेज है या नहीं है। बहुत प्राउडली मैं ये बोल रहा हूं कि जितना भी स्टूडेंट्स हायर स्टडीज के लिए आईआईटीज या एनआईटीज में एंटर करता है, मोर देन 90% स्टूडेंट्स वो योरपीडिया से ही रूट करके जाता है, क्योंकि बिकॉज वी आर द बेस्ट इन इंडिया फॉर दिस डोमेन, स्पेशली फॉर द हायर स्टडीज, एंड दिस इज द बेस्ट डोमेन, बिलीव मी। शायद आप लोगों को अभी ना इस चीज का विश्वास हो, लेकिन डाउन द, जैसे मैंने आपको बोला, 4-5 ईयर्स के बाद जब आप कंपेरेटिव एनालिसिस करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ या किसी और के साथ, आई थिंक एट दैट स्टेज यू विल रियलाइज कि नहीं यार, तो पर्सन आया था 4-5 साल पहले, उसने बोली थी बात ये, राइट। तो क्या क्या चीज देख रहे हैं आप? मेरे को पूछ रहे हैं आप लोगों से, क्या क्या करना चाह रहे हो? मतलब बीटेक के बाद आप क्या प्लान कर रहे हो? मेरे को जानना जरूरी है, क्योंकि मेरे को एटलीस्ट मैं किसी, आप लोग रेफरेंस बनेगी, मैं आपके सेकंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को अकॉर्डिंगली गाइड कर पाऊंगा। मैं क्या करना चाहते हो अभी फाइनल ईयर के बाद, बीटेक के बाद क्या प्लान किया है? ओपनली से
क्या करना चाहते हो बीटेक के बाद? हाँ जी, हाँ, प्लेसमेंट का ही प्लान है, प्लेसमेंट के लिए। उसके लिए जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, प्लेसमेंट किस डोमेन में, टेक्निकल डोमेन में या नॉन कोर डोमेन में? नॉन कोर में। देखिए मैं जैसे भी आपको बताया ना कि जैसे गेट, डाटा साइंस और एआई स्टार्ट हुआ है। अब क्यों, पहले मैं बताता हूं इसका पर्पस क्या है। देखो बहुत सारी आईआईटीज हैं, बहुत सारी एनआईटीज है जिसमें ऑलरेडी डाटा साइंस और एआई के कोर्सेज चल रहे हैं मास्टर्स प्रोग्राम में, जहां पे आप लोग गेट इन मैकेनिकल देके आप एलिजिबल हैं वहां पे अप्लाई करने के लिए, राइट। लेकिन फिर नीड क्या हुआ सर इसका स्टार्ट करने का? देखिए ऑब्वियसली आप भी ये चीज को एक्सेप्ट करेंगे कि कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा सा एज होता है कि अगर सपोज वो डाटा साइंस और एआई के लिए अप्लाई कर रहा है और एक मैकेनिकल का एआई डाटा साइंस एआई के लिए अप्लाई कर रहा है, ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस वाले का क्योंकि वो बैकग्राउंड है कोडिंग का या वो सारी चीजों का उसका नॉलेज है, उसको पता है, तो उसको वो बेनिफिट रहता है। लेकिन आईटीज में या एनआईटीज में नंबर ऑफ सीट्स कुछ डिवाइड किया हुआ है कि कितनी हमने कंप्यूटर साइंस डोमेन के स्टूडेंट्स को देनी है, कितनी हमने नॉन कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स को देनी है। सो व्हाट दे फाउंड कि जब स्टूडेंट वहां पे आ जाता है स्पेशली नॉन सीएस बैकग्राउंड का, तो उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एटलीस्ट शुरू के महीना 2 महीना उनको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है उन चीजों के लिए शायद जो उसको एमटेक से पहले उसको नॉलेज एक्वायर कर लेना चाहिए था। सो दैट इज व्हाई दे हैव स्टार्टेड दिस गेट डाटा साइंस एंड एआई, कि अगर तुम इस डोमेन में जाना ही चाहते हो, अगर तुम इस डोमेन में जाना ही चाहते हो तो उसका एटलीस्ट बेसिक नॉलेज एक्वायर करके आओ और उसी का ही पेपर लिख के आके आप अप्लाई करो यहां पे। समझ रहे बात को? दैट इज द रीजन व्हाई दे हैव स्टार्टेड दिस डाटा साइंस एंड एआई। और अगर आप इसका सिलेबस उठा के देखोगे 40% सिलेबस इसका मैथमेटिक्स है। स्टूडेंट जब इंटरव्यू के लिए जाता है, स्टूडेंट जब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करता है, हमसे पूछता है कि सर मेरा मैकेनिकल बैकग्राउंड है, मेरा सिविल बैकग्राउंड है, मेरा इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड है, मेरा एरोस्पेस है, मेरा मेटलर्जी है, सर मेरा डाटा साइंस का इंटरव्यू है, मेरा एआई का इंटरव्यू, मैं क्या पढ़ के जाऊं, मेरे को तो सर पढ़ा ही नहीं मैंने बीटेक में कभी भी ऐसा, मेरे को तो कोडिंग आती नहीं है। सो दे सिंपली आस्क यू फ्रॉम योर मैथमेटिक्स पार्ट, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ही है 40% सिलेबस। अगर आप डाटा साइंस एआई का उठा के देखोगे उसमें 40% सिलेबस मैथमेटिक्स ही है। और जब आप इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं तो वहां पे वो मैथमेटिक्स ही पूछते हैं। लेकिन अब जब आप ये पेपर लिख के जब आप उस डोमेन के लिए जाएंगे, ऑब्वियसली वो अब उसके बियॉन्ड चीजें पूछेगा क्योंकि आप उसका बेसिक नॉलेज एक्वायर करके आए हो, वो पेपर देके आए हो डाटा साइंस और एआई का, राइट। तो आप लोगों में से जो भी नॉन कोर, अगेन मैं फिर से वही चीज बोलूंगा आपको, एक स्पेशलाइज्ड कोर्स लेके जाओ, एक ब्रांडिंग करके जाओ अपना, चाहे वो आप कोर डोमेन में करना चाहते हैं, चाहे वो आप नॉन कोर डोमेन में करना चाहते हो, एक ब्रांड के साथ जाओ, एक स्पेशलाइजेशन के साथ जाओ। वही जो कंपनी यहाँ पे आपको 5, 6, 8 लाख का पैकेज दे रही है, वही कंपनी आपको 30, 35, 40 लाख का पैकेज देगी। सिर्फ 2 साल का ही फर्क है, 2-3 साल का फर्क है, क्योंकि एमटेक प्रोग्राम भी होता है 2 साल का, एक एमएस प्रोग्राम भी होता है 3 साल का आईटीज के अंदर। पता है आप लोगों को इसके बारे में? पता है? नहीं। एमटेक एक एमटेक रिसर्च प्रोग्राम होता है जिसमें किसी आईआईटी में उसको एमएस प्रोग्राम बोल देते हैं, किसी में उसको एमटेक रिसर्च प्रोग्राम बोल देते हैं। 3 साल का प्रोग्राम है। बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर मेरा बीटेक में सीजीपीए बहुत हाई है। मैं इस चीज का आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आपका गेट मेयर क्वालिफाई होता है, गेट मेयर क्वालिफाई जनरल कैटेगरी सीजीपीए 7.5 से ऊपर है, यू विल 101% यू विल रिसीव कॉल फ्रॉम द आईआईटी। 101%। जितना डिफिकल्ट है ना बैचलर लेवल पे एंटर करना आईआईटीज में, उतना ही इजी है मास्टर्स लेवल पे एंटर करना आईआईटीज के अंदर। यार जिन चीज के लिए आप लोगों ने ड्रीम किया था बैचलर लेवल के लिए, यू कैन इजीली फुलफिल दैट एट द मास्टर्स लेवल। और अब तो कुछ आईआईटीज ऐसी, आईआईटी जोधपुर, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी मंडी, इन्होंने तो विदाउट गेट भी लेना स्टार्ट कर दिया है। आईआईटी जोधपुर तो ले ही रहा है 2-3 साल से, आईआईटी हैदराबाद भी ले रहा है 2-3 साल से। और जितने भी कोर्सेज है वहां पे, आप आईआईटी जोधपुर, आईआईटी हैदराबाद का मास्टर्स के ऑप्शन वो ओपन करके देखो, स्पेशलाइजेशन कौन सी है, सारी नॉन कोर स्पेशलाइजेशन है। ई वेस्ट मैनेजमेंट, उसके बाद आपका आ गया ई व्हीकल्स आ गया, ऐसे बहुत सारी वहां पे डोमेन्स हैं जो सारी नॉन कोर हैं। सस्टेनेबल मैनेजमेंट आ गया, सब नॉन कोर है। अब तो कोर रहा ही नहीं है। अगर कोर डोमेन में भी आप अपने सीनियर्स किसी से बात करना कि अगर कोई मास्टर्स वगैरह कर रहे हैं या जो पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, उनसे पूछ के देखना कि आप क्या ओनली मैकेनिकल टेक्निकल फील्ड में ही काम कर रहे हैं। बोले नहीं, मेरे को कोडिंग करनी पड़ती है, एनालिसिस वाला जो पार्ट आ जाता है वो सारा उसी के थ्रू ही होता है, आपको सॉफ्टवेयर सीखने पड़ते हैं। और जब जैसे कि आप लोग एमटेक बीटेक मैकेनिकल में है, तो आप लोग कंप्यूटर साइंस कंपनीज के लिए प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं। तो जब आप आईटी सिस्टम में एंटर कर जाते हो, तो जब आप कोई भी डोमेन में मास्टर्स प्रोग्राम कर रहे हो, तो यू ऑल आर एलिजिबल फॉर द कंपनीज विच इज कमिंग देयर फॉर डाटा साइंस एंड एआई। लेकिन अगेन आपको वो स्किल एक्वायर करने पड़ते हैं, वो स्किल यू नीड टू एक्वायर।
आपको स्किल वो एक्वायर करने पड़ेंगे, तभी वो कंपनी आपको प्लेसमेंट के लिए करेगी। बच्चे जो हमें पोस्ट ग्रेड के लिए ज्वाइन करते हैं वो बोलते हैं सर 25-30 लाख से कम पैकेज चाहिए ही नहीं। बिलीव मी, सॉरी टू से, ऐसे ऐसे बच्चे भी जिनके पास ओनली मोबाइल है, लैपटॉप भी नहीं है, ऐसे ऐसे लोग भी हैं। तो आप लोग तो तब भी एक बहुत अच्छी स्टेज में है, हर तरीके से आप लोगों को ये डोमेन में एंटर करना चाहिए, आप लोगों को इस डोमेन में जाना चाहिए। बिलीव मी, अभी आप लोग मेरे को नहीं इसको शायद यस बोलेंगे, लेकिन डाउन द 4-5 ईयर्स जब आप लोगों में से ही कोई निकल के, या छोटे छोटे कॉलेजेस के बहुत एग्जांपल्स हैं, छोटे छोटे कॉलेजेस के बच्चे जो शायद आज से 2-4-5-10 साल पहले गए थे, वंडर्स कर रहे हैं, वंडर्स। आप लोगों में से किसी ने निटी बॉम्बे का नाम सुने? निटी बॉम्बे आप सुन रहे हो, आजकल सुन रहे हो? तो कन्वर्ट हो गया, आई में चला गया, वो आई एम बॉम्बे बन गया। तो निटी बॉम्बे वाज दी बेस्ट थिंग जो आप गेट के थ्रू ले सकते थे मैनेजमेंट कोर्स में, लेकिन अब वो आई में कन्वर्ट हो गया, वो कैट के थ्रू ही लेगा। लेकिन मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि कैसे पैशन है बच्चों के अंदर कि सर मेरे को आईएसआरओ में ही जाना है, वहीं पे साइंटिस्ट जाना है, मैं वेट कर लूंगा सर। आईएसआरओ का रिक्रूटमेंट सिस्टम क्या है कि वो अपना एग्जाम करवाते हैं, वो गेट के थ्रू नहीं लेते हैं, साइंटिस्ट बी के लिए करवाते हैं वो लोग, राइट। 2020 में लास्ट टाइम उन्होंने रिटन एग्जाम लिया था, उसके बाद नहीं लिया। इस साल इन्होंने 2023 में इन्होंने रिक्रूटमेंट ड्राइव दोबारा से स्टार्ट किया। 2021 में लिया था, लेकिन वो गेट के थ्रू किया था, फर्स्ट एंड आई थिंक द लास्ट टाइम, लेकिन इस बार फिर से उन्होंने स्टार्ट कर दिया। मतलब मैं इस इतने पैशन के साथ क्यों बोल पा रहा हूं, रीजन बिहाइंड, क्योंकि ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स मैं आपको बता रहा हूं ना, मैं हर प्लेटफॉर्म पे मेरा ही कॉन्टैक्ट नंबर है, जितने भी स्टूडेंट्स ने कॉन्टैक्ट करना होता है वो मेरे को ही कॉन्टैक्ट करता है। और मैं जब उनको सुनता हूं ना, मैं मतलब आप यू वोंट बिलीव कि गूज बम्स, लाइक यार इतना पैशन किसी चीज को लेके 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल लगे रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन मैं आईएसआरओ चला गया, या जिस दिन मैं आईआईटीज में चला गया, या जिस दिन मैं अब्रॉड चला गया, उसके बाद ही मेरी टेंशन खत्म है। और हम लोग टेंशन अभी लेके बैठे हैं कि पता नहीं प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा। है ना, है ना, है कि नहीं ऐसा? तो इसलिए बड़ा सोचो बच्चे, छोटा सोचना पाप है, बड़ा सोचना स्टार्ट करो। और क्या, एक तो प्लेसमेंट की बात आ गई, और क्या करना चाहते हो बीटेक के बाद? आप लोग सुन रहे शुरू से, और क्या करना चाहते हो बीटेक के बाद? प्लेसमेंट चलो एक ऑप्शन है, और क्या लेके चल रहे हो दिमाग में? यार बोलोगे ना, मैं एक गलत फीडबैक लेके जाऊंगा यहाँ से पैक से, बच्चा बोलते ही नहीं है। किसी और कॉलेज का होता तो मैं समझ भी सकता था, आप लोग ही नहीं बोलते यार। कुछ तो बोलो, उल्टा सीधा कुछ तो बोलो, आंसर दूंगा, इस चीज की गारंटी आप लोगों को मैं। क्या सोच रहे हो? गेट का एग्जाम पैटर्न पता है आप लोगों को? गेट का एग्जाम पैटर्न पता है? अच्छा, जो लोग लेट आए हैं ना, शायद उनको ये लग रहा होगा कि मैं ओनली गेट की बात कर रहा हूं, वो नहीं है, ऐसा नहीं है। फॉरेन में कौन सी यूनिवर्सिटीज है जो गेट के थ्रू आपको मास्टर्स प्रोग्राम देती है आइडिया किसी को? कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो गेट के थ्रू आपको फॉरेन में एमएस प्रोग्राम ऑप्ट करती है, आपको वो देती है अपॉर्चुनिटी? हाँ, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, और नन्यान टेक्निकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर, और RWTH जर्मनी, और टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक, और क्रैनफील्ड। ये 5 यूनिवर्सिटीज हैं जो गेट के थ्रू लेते हैं, और विदाउट गेट भी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ओनली गेट के थ्रू लेते हैं, विदाउट गेट भी लेते हैं। आपको प्रोफाइल अकॉर्डिंगली आपको अपना प्रिपेयर करना है। देखिए, अगर आप लोग बोलोगे नहीं ना, मैं शायद कुछ बोल भी नहीं पाऊंगा आपको। ऑल्दो मैं बहुत देर से बोल रहा हूं, आप लोगों का बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी डाउट है आपको अपने करियर से रिलेटेड, कोई भी आपका दिमाग में डाउट, यू कैन आस्क मी। कोई भी डाउट आपको आता है, और क्या ऑप्शन ऑप्ट करना चाहते हो? यार मेरे को तो पता लगे कि पैका स्टूडेंट चाहता क्या है बीटेक के बाद करना। ये मैं एक से पूछ रहे ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ जी, जॉब तो ठीक है, वो तो इन्होंने बताया इससे पहले कि जॉब है, प्लेसमेंट का ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन? क्योंकि सॉरी टू से, बट दिस शुड बी योर लास्ट डेस्टिनेशन। ये लास्ट ऑप्शन होना चाहिए आपका, जॉब प्लेसमेंट।
इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। और प्लेसमेंट तो इजीली हो जाएगा, बिलीव मी। जो मैंने आपको रीजंस बताए हैं, अगर आप लोग अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर लेते हैं, आपको अपना प्रोफाइल अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है। इंटरव्यू का मैंने आपको बता दिया, इंटरव्यू को कैसे अपने डायरेक्शन में कंट्रोल करना है। और कौन पीएसयू टारगेट कर रहे हैं ये? अच्छा, इस साल गेट का एग्जाम कौन कौन दे रहे हैं? कैरी कर रहे हो या आप करोगे स्टार्ट? गुड। एक तो आज के टाइम पे क्या हो गया, सीरियसली बता रहा हूं मैं, एक आजकल प्रॉब्लम क्या हो गया है कोविड से पहले और अब में। पहले तो एक तो मैं रीजन बता ही चुका हूं कि बोलते ही नहीं आप लोग, पता नहीं क्या रीजन है बोलने में, मेरे को समझ नहीं आ रही कि क्या हेजिटेशन है बोलने में। दूसरा चीज ये है कि सॉरी टू से आप लोगों को पता ही नहीं होता कि मेरे पास ऑप्शंस है क्या क्या। जैसे अभी मैंने आपको इतनी चीजें बताई है, मतलब मैं चेहरे ऐसे में पढ़ रहा हूँ कि जैसे पता ही कुछ नहीं है। यू आर ग्रेजुएट फ्रॉम द पैक। मैं तो ये बिलीव करके आया था कि आप लोगों को A to Z सब कुछ पता होगा, मेरे को बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत सारी मेरे को बोम्बार्डमेंट होगा क्वेश्चंस का। एनीथिंग एल्स, एनी अदर? कुछ भी पूछ रहा हूं, कोई क्वेरी हो आपका? प्लेसमेंट के लिए देखो, अनटिल और अनलेस कि आपका उस डोमेन में एक्सपर्टीज नहीं है, आपको कोई भी जॉब अच्छा नहीं लगेगा, राइट? अगर आपको लगता है कि वो मेरे को सिर्फ पैसा ही एक रीजन है उसको ज्वाइन करने का, तो उसमें दो चीजें होंगी। या तो बहुत थोड़ी देर के बाद आपको लगेगा नहीं यार मेरे को क्विट करना है इसको, या आप यूज्ड टू हो जाओगे उसको लेके कि ठीक है आदत पड़ गई है, ठीक है पैसा तो आ रहा है। क्या चीज? एक्चुअली इससे पहले वाली जो चीज बोली ना मैंने आपको, वो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपको लगेगा यार मैं कर क्या रहा हूं, मैं कि मैं क्या कर रहा हूं मैं। अगर तो पैसा अल्टीमेट डेस्टिनेशन है फिर तो ठीक है, चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मतलब पर्सन टू पर्सन ये चीजें वेरी करती हैं कि उसको रिग्रेट होगा या नहीं होगा। मोर देन 90% स्टूडेंट को रिग्रेट होता है और वो उस स्टेज पे किसी से डिस्कस नहीं कर पाता। फिर वो ठीक है जैसे चल रहा है चल रहा है, फिर वो वैसे ही चलते रहने देता है। मतलब हमारे साथ स्टूडेंट्स, क्यों मैं ऐसी चीजें बोल रहा हूं, क्योंकि हमारे साथ स्टूडेंट्स इस तरीके से एसोसिएटेड है, वो A to Z बहुत डिटेल में बात करते हैं। जिन बच्चों ने 10 साल पहले पीएसयू ज्वाइन किए थे वो आके बैठ के करते हैं, सिर पकड़ लेते हैं कि सर क्या डिसीजन लिया उस टाइम पे, आपने तो बोला था कि निट्टी चला जा, लेकिन मैं पीएसयू चला गया। मतलब रियलाइज कब होता है, जब 8-10 साल 5-7 साल के बाद कोई और साथ में जो सीट में बैठा हुआ वो वंडर्स कर गया और जिस डोमेन में उसका इंटरेस्ट था उसमें चला गया। फिर हम जब कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, प्रॉब्लम पता कब क्रिएट होती है? शायद अगर आप अपनी डोमेन में रहेंगे तो खुश रहेंगे, लेकिन जब आप कंपैरिजन के स्टेज में आ जाओगे ना, प्रॉब्लम तब आनी शुरू हो जाएगी। जब तक डिसीजन मेरा है तो कंपैरिजन क्यों करना? वो आएगा, कंपैरिजन आएगा। आप अभी आप जो बीटेक कर रहे हो तो आप अभी किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करते किसी भी तरीके से, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो, चाहे स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, चाहे कपड़े डालने से रिलेटेड हो, आएगा, ह्यूमन नेचर है वो। कंपैरिजन आएगा बट मतलब जो इंफीरियर वाली फीलिंग होती है वो नहीं आएगी ना, क्योंकि आप शायद अभी उस स्टेज में नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ कि 4-5 साल के बाद आएगा, मैंने नहीं बोला अभी आएगा। और अगर आप अभी आ रहे हैं वो बहुत गलत सोच रहे हो आप कि इमीडिएट बीटेक करने के बाद, ये आप शायद लेट आए, मैंने पहले बोला था पता नहीं मेरे को, कि अगर आप इमीडिएट बीटेक के बाद कंपैरिजन कर रहे हो दैट इज अ रॉन्ग थिंग। लेकिन 4-5 साल के बाद जब आप कंपैरिजन करेंगे ना, दैट विल बी द स्टेज व्हेन यू विल रियलाइज। मैं भी किस कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं क्योंकि हम लोगों ने ऐसी बहुत एग्जांपल्स देखी हैं, बहुत एग्जांपल्स। इस कारण से मैंने ऐसे ऐसे बच्चे भी देखे हैं। देखो जैसे मैंने बोला कि चीजें पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं, और ये बीटेक के बाद वाला जो स्टेज है ना, एक्चुअल में तुम्हारा करियर वाला स्टेज है, डिसीजन लेने वाला स्टेज है। एक लड़के का एग्जांपल ले रहा हूं, चिक्कारा का एक स्टूडेंट था देविंदर मान, बीटेक पास हुआ, उसकी कुछ 15-16 रीअपीयर्स थी, 67% उसका बीटेक में, सबसे पहले बैच में वो आया था। तो उसके साथ वाले बच्चे 7-8 लोग, जैसे मैंने बोला, वो पीएसयू चले गए। उसके दिमाग में फायर होगी ये चीज कि यार अगर मेरे 70-75 नंबर आ गए, उस मेरे +2 में 65% है, बीटेक में 67 है, किया मैंने कुछ है नहीं अभी तक, लेकिन अगर मैं 1 साल बैठ के मेहनत कर लूं तो शायद मेरा वो स्टेज आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर 71 ऑल इंडिया रैंक आईओसीएल में, उसका वो कभी कंपैरिजन करेगा ही नहीं, क्योंकि जो उसको मिल गया
शायद वो जो डिजर्व करता था, मेहनत उसने बहुत किया है, ऑब्वियसली 71 रैंक ऐसे थोड़ा आएगा, तो शायद वो जो उसने डिजर्व करता था, जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा, उसको वो चीज बोलो तो खुश होगा 100%। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट दी, आई एम नॉट सेइंग दैट ही इज नॉट कैपेबल, ही वाज नॉट कैपेबल, ऐसा नहीं है, मेहनत करता है तो हर कोई कैपेबल हो जाता है। लेकिन मैं वो बात कर रहा हूँ, मैं पेट कॉलेज की बात कर रहा हूँ जहां पे एवरीवन इज कैपेबल। तो आप लोगों को तो ऐसा करना चाहिए कि जिसमें आप लोग एग्जांपल सेट करो, यहाँ पे भी आपके प्रोफेसर आपको बुलाएं कि ये रहा स्टूडेंट जो आईएसआरओ इस टाइम पे है, ये उस प्रोजेक्ट पे गया था जो भी चंद्रयान 3 गया उसका पार्ट था। हमारे 7-8 स्टूडेंट हैं जो आईएसआरओ के अंदर हैं, सभी ने चंद्रयान 3 में प्रोजेक्ट में किया काम। तो मतलब सोचो वो फीलिंग कैसी आती है उस कैंडिडेट को भी, और बीइंग दी जो मेंटर उनके रही हैं, जिन्होंने उनको गाइड किया है, उनके लिए भी। तो ये चीजें पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं जो एक ह्यूमन नेचर के हिसाब से, एक ह्यूमन माइंडसेट के हिसाब से, ये ऑटोमेटिकली आएगा कंपैरिजन आपका, ये आएगा ही आएगा। उसका फिर एक तो तरीका ये है कि आप कंपैरिजन करो, मतलब आप उनसे टोटली दूर ही हो जाओ, टच में ही ना रहो, आपको पता ही ना लगे कि कौन क्या कर रहा है, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फिर तो जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं उसकी ठीक है, वो भी ये कर रहे हैं, मैं भी ये कर रहा हूँ, ठीक है, डन है। और एक चीज और, पीएसयूज और गवर्नमेंट जॉब किसको करना चाहिए या किसको नहीं करना चाहिए? जो लोग चाहते हैं आराम की लाइफ, ठीक है, सफिशिएंट पैसा मिल जाएगा, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख सैलरी आ जाएगी, और सैटरडे संडे ऑफ, ठीक है, आराम की लाइफ, वर्क लाइफ बैलेंस, ये चीजें चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स आर मीन फॉर दैट। लेकिन जो एक्चुअल में करना चाहते हैं कुछ सोसाइटी के लिए, पैशन है काम करने का, वो होगा तो सिर्फ इसी डोमेन में। जब आप निकल जाओगे ओपन मार्केट के अंदर, रिसर्च डोमेन में निकल जाओगे, तभी आप अपने डिसीजन ले पाओगे। और एक स्टेज ऐसी आएगी जब लगेगा नहीं अब मेरे को एंटरप्रेन्योरियल इस डोमेन में जाना है, उस डोमेन में आप एंटर कर जाओगे फिर। लेकिन उसके लिए बहुत एक्सपीरियंस, बहुत नॉलेज एक्वायर करना पड़ेगा उस चीज के लिए, तब आप वो कर पाएंगे। पैसे के पीछे मत भागना कभी भी, ऑटोमेटिकली आ जाना है वो नॉलेज। टाइम स्पेंड अगर आपको करना है पैसा कमाने के लिए मत करना। अगर आपको टाइम, ये आप लोग जो टाइम दे रहे हो ये पैसे के लिए थोड़ा कर रहे हो यार, ये तो एक आप एक अपनी लाइफ के डिसीजन मेकिंग के लिए बना रहे हो, एक नॉलेज एक्वायर करने के लिए बना रहे हो, अवेयरनेस के लिए कमा रहे हो। ये जो टाइम स्पेंड आप कर रहे हो ये उस पर्पस के लिए आप कर रहे हो। यहां से पैसा थोड़ा कमाया जाएगा, लेकिन एक शायद एक डायरेक्शन मिल जाए, ये उस पर्पस के लिए कर रहे हो। तो टाइम आपने जो करना है वो इस पर्पस के लिए देना, कभी भी कहीं पे भी अगर आप टाइम स्पेंड कर रहे हो। व्हाट यू आंसर आई थिंक, हाँ ये है। और इन प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाओगे आपको इस पे बहुत नॉलेज मिलेगा, बहुत इंफॉर्मेशन, नॉलेज तो चलो एक पार्ट है, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा मिलेगा। राइट टाइम पे राइट इंफॉर्मेशन मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड दीज आर द प्लेटफॉर्म जो आपको गाइड करेंगे अच्छे से। एनी अदर क्वेरी, एनीवन, एनी अदर क्वेरी? बोलो कुछ भी है उल्टा सीधा। सर मतलब मैं कहीं भी जाऊँ सर्टिनिटी तो है नहीं ना कि मैं आगे जाके मतलब अच्छे से कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ट्रू, बिल्कुल ट्रू है ये, पीएसयू में भी जाऊँ तो भी बिल्कुल ट्रू है ये, बिल्कुल ट्रू है ये। तो मतलब गो विद द फ्लो वाली जो अप्रोच होती है वो वही है। गो विद द फ्लो वाली जो अप्रोच है शायद आपको इस टाइम पे लगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा ना, देखिए मैं इस, आपने पूरा स्टार्टिंग से बैठे हैं आप, तो शायद अगर स्टार्टिंग से बैठे होते हैं तो वो फ्लो वैसा बन जाता, आपको बहुत सारी चीजों के आंसर इसी पे मिल जाते हैं। गो विद द फ्लो तो वो भेड़ चाल है कि जहां पे सारे जा रहे हैं वहां पे सारे जा रहे हैं। अगर आपने आइडेंटिफाई नहीं किया अपना पैशन या अपना इंटरेस्ट, अगर डोमेन आइडेंटिफाई नहीं किया है, तो आपको ऑटोमेटिकली वो आपको सोसाइटी उसी डायरेक्शन में ले जाएगी। मैं ना चाहते हुए भी अगर मेरे ग्रुप में हम लोग 5 फ्रेंड्स हैं, अगर 4 अब्रॉड जा रहे हैं, मेरा भी ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट बन जाना है कि यार वो जा रहे हैं चलो मैंने भी जाना है, ऑटोमेटिकली बन जाना है। तो जस्ट गो विद द फ्लो वाली स्टेज सिर्फ एक ही चीज है, वो जॉब है, और नहीं होएगा कोई। अगर आप हाई स्टडी चाहेंगे, मैं तो बोल रहा हूँ कि सभी को जाना चाहिए। आपने बीटेक क्यों किया ये बताओ? बीटेक फ्लो के लिए किया, फ्लो के साथ किया? नहीं। बीटेक फ्लो के साथ किया? नहीं, नहीं। तो यही चीज मैं बोल रहा हूं कि मास्टर्स भी फ्लो के साथ मत करो, एक इसको नीड बनाओ अपनी कि मेरे को करना है। रीजंस मैंने आपको दिए। सबसे पहली चीज है ब्रांडिंग, दूसरा सबसे बड़ी चीज है एक्सपोजर। ऑल्दो कि यहां पे भी काफी स्टेट से स्टूडेंट्स होंगे, लेकिन वहां पे तो एक आपको पता है कि अलग ही माइंड के लोग बैठे हैं। और आईटी सिस्टम, जो मैंने तीसरी बार में ये बात रिपीट कर रहा हूं कि आईटी सिस्टम तो वो सिस्टम है जो इंप्लॉयज क्रिएट करने के लिए नहीं है, एम्प्लॉयर क्रिएट करने के लिए। उस सिस्टम, उस इकोसिस्टम में जाओ तो सही।
देखो तो सही, कुछ और ही डायरेक्शन खुलेंगी, वहां पे तुम फ्लो के साथ नहीं जा सकते, वो फ्लो नहीं है मैं बोलूंगा। यही चीज जो है वो योरपीडिया गाइड कर रहा है, यही चीज वो गाइड कर रहा है योरपीडिया, कि तुम जाओ यार हायर स्टडीज में, सीटें खाली रह जाती हैं। प्लेसमेंट ये फ्लो के साथ होगा कि सारे जा रहे हैं प्लेसमेंट के लिए, मैं भी चला जाता हूँ। और मैं आपको मना नहीं कर रहा कि मत बैठो उसके लिए, बिल्कुल बैठना चाहिए, लेकिन इस चीज को ऑप्ट करो, बहुत जरूरी है। एनी अदर क्वेरी, एनीवन? ट्रेडिंग और कोर कंपनी में से कौन सी कंपनी ज्यादा सिक्योर है? देखो कोर इज ऑलवेज सिक्योर, बाकी कंपनी टू कंपनी तो चीजें वेरी करती हैं, ये कंपनी टू कंपनी तो चीजें वेरी करती है। ट्रेडिंग में ऊपर नीचे चलता रहता है, वो ट्रेडिंग में ऊपर नीचे चलती रहेगी चीजें। जैसे लॉस हो गया तो कंपनी से निकाल दो। ये भी डिपेंड करता है कि उसके पास कितना बैकअप है, वो होल्ड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। दूसरा चीज है कि उसका विजन क्या है, क्या वो चीजें, ये चीजें कंपनी टू कंपनी वेरी करेंगे। मतलब इसमें शायद एज सच ये ब्रॉडर टर्म पे कंपैरिजन करना शायद मुश्किल है कि ट्रेडिंग वर्सेस कोर कंपनी, तो कंपैरिजन करना। अब तो जो एक आपकी कार है वो भी एक टोटली मैकेनिकल थोड़ा ना बन गई है, तो सब कुछ घुस गया उसके अंदर, मैकेनिकल भी आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ गया, कंप्यूटर साइंस भी आ गया, इलेक्ट्रिकल भी आ गया, सब कुछ ही उसका एक कार के अंदर रहा है। अब कोई कार ओनली मैकेनिकल रही है? नहीं रही है। एक मोटरसाइकिल तक मैकेनिकल नहीं रहा है अब, ये है। अगेन मैं यहीं पे एंड कर रहा हूं बात को कि जॉब करने की जल्दी मत करना, बस। राइट एवरीवन? बेस्ड इन चंडीगढ़, हम लोग चंडीगढ़ बेस्ड है, सेक्टर 34 में है हम लोग। राइट? किसी को कोई भी क्वेरी है किसी तरीके का, यू कैन मीट अस। कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं यहाँ पे, ये कॉन्टैक्ट नंबर जो फर्स्ट वाला है वो मेरा ही है। यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टा, जितने भी हैंडल्स हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, सभी के ऊपर यू विल फाइंड माई कॉन्टैक्ट नंबर। माई नेम इज गुरविंदर। राइट? कोई भी स्टिल कोई डाउट आता है अभी इसके बाद भी आप लोग मेरे से इंडिविजुअली डिस्कस कर सकते हैं। एनी अदर क्वेरी इन द लास्ट? एनी अदर क्वेरी? Right everyone, thank you and all the